Hello students, I am Samrat Ghosh from the Department of Electronics and Communication Engineering, Sister Rathiwala Bhopal. In our previous lecture, we have studied about PN junction diode, which was the basic building block for your syllabus in this semester for analog electronics. So further moving on, we will have some new topic, we will have some new discussions, and we will try to rectify the problems which occurred during the study of PN junction diode. So students, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, तो पीएन जंक्शन डायोड में अपन कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन देखेंगे और उसमें जो कुछ ड्रॉबैक थे जिनको कि हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे काम करने में मतलब हमारी वर्किंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे हमारे इस नए वाले टॉपिक में। तो अगर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो बेसिकली देयर वाज ओनली वन ड्रॉबैक। वो ड्रॉबैक क्या था? वो ड्रॉबैक ये था कि रिवर्स बायस कंडीशन में जब आप क्या कर रहे थे, पीएन जंक्शन डायोड को वर्किंग कराने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें क्या हो जाता है, पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है। और वो जो ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन कैसा होता है? परमानेंट ब्रेक डाउन होता है, जिसमें कि आपका डायोड क्या हो जाता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है। उसको आप दोबारा क्या नहीं कर सकते, उस डायोड को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन करके ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है। तो ये जो प्रॉब्लम का मॉडिफिकेशन है, ये स्टार्ट होता है किससे? डोपिंग लेवल से। अगर हम हमारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनको कुछ कंट्रोल कर लें इस वे में कि जिससे कि ब्रेकडाउन होने के बाद में वो दोबारा से क्या कर सकें, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट सकें, मतलब वापस आ सकें। जैसे हम क्या हुआ था, जो हमारी डिप्लीशन लेयर थी, हमारी डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो गई थी, लेकिन ब्रेक होने के बाद में प्रॉब्लम ये थी कि वो वापस से फॉर्म नहीं हो रही थी। तो हमें कुछ ऐसा करना है, या फिर साइंटिस्ट डिसाइडेड टू डू समथिंग लाइक दैट। आफ्टर ब्रेकडाउन द डायोड शुड ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, मतलब वो जैसा पहले था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्या करना चाहिए, काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है आप लोगों का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है ज़ीनर डायोड। तो हमें ज़ीनर डायोड की स्टडी करनी है आज। तो ज़ीनर डायोड क्या है? ज़ीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड ही है। सबसे पहली चीज तो इसमें कुछ अलग से नहीं है इसके कंस्ट्रक्शन में, लेकिन जो मेन डिफरेंस है पीएन जंक्शन डायोड के बीच में और जो आपका ज़ीनर डायोड है, वो क्या है? डोपिंग लेवल। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बुलेट पॉइंट्स में सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? डोपिंग लेवल लिखा हुआ है। तो जो मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, आपके पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीनर डायोड में, वो किस चीज का है? डोपिंग लेवल का डिफरेंस है। तो क्या होता है, डोपिंग लेवल को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है किसमें? ज़ीनर डायोड में। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड का जो डोपिंग लेवल है वो कितना होता है, अगर मैं एक 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का सिलिकॉन का क्या ले लेता हूँ, क्यूब ले लेता हूँ, उसमें जो डोपिंग लेवल होता है, जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, वो होता है 10⁻10 ऑफ इम्प्योरिटीज पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका ज़ीनर डायोड है, इट्स ऑब्वियसली हमें क्या करना है, डोपिंग को बढ़ाना है। तो ज़ीनर डायोड में जो आपका डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो डोपिंग लेवल है आपका, डोपिंग लेवल कितना होगा? 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्रेटर। तो जो आपका डोपिंग लेवल कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू जो है ये होनी चाहिए। अब इसको होने के बाद फर्क क्या पड़ा? इसको होने के बाद फर्क ये पड़ा कि सबसे पहली चीज जो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर है किसमें? पीएन जंक्शन डायोड में, और जो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर है ज़ीनर डायोड में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो कैसा डिफरेंस है? अगर मैं थिकनेस को किससे डिनोट करता हूँ, अगर मैं थिकनेस को टी से डिनोट करता हूँ, तो टी डी इज ग्रेटर देन टी जेड। जब मैं डोपिंग लेवल को इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होता है, ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज़ीनर डायोड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टी क्या होगा? थिकनेस। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज मोर देन द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ज़ीनर डायोड। तो इसका रिलेशनशिप किस टाइप का है? अगर हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो इसका जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप का है? थिकनेस
of depletion layer is inversely proportional to concentration. अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ वहां पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जहां पे भी कंसंट्रेशन कम हुआ वहां पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उस जगह के ऊपर में। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है। अब इसको करने से हुआ क्या, डिप्लीशन लेयर जो है आपकी, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो गई, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस रिड्यूस हो गई। अब जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसके ऊपर में, हमारे ज़ीनर डायोड के ऊपर में, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलता है वो आपके सामने यहाँ पर है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चाहे वो ज़ीनर डायोड हो चाहे वो आपका पीएन जंक्शन डायोड हो, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल सेम होता है। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है रिवर्स बायस कंडीशन में, जिस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, डायोड को रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स बायस कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीनर डायोड। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर क्या आपका करंट है। तो मैंने क्या किया, इनिशियली जब मैंने वोल्टेज अप्लाई करा किसके ऊपर में, आपके ज़ीनर डायोड के ऊपर में, रिवर्स बायस कंडीशन। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, कहां से कहां तक, जीरो से लेके जो VZ वोल्टेज, ये VZ क्या है, ज़ीनर वोल्टेज, जीरो से लेके ज़ीनर वोल्टेज तक आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, IO। ये लास्ट टाइम जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था ये उसमें भी आया था। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो करंट है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा है। आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, रिवर्स बायस कंडीशन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्लो नहीं करते, रिवर्स बायस कंडीशन में कौन फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं। और ये जो करंट मिल रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्या रहती है, बहुत ही छोटी। किसमें मिलती है वैल्यू, माइक्रो एम्पियर्स में मिलती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये IO जिसमें होता है, ये होता है माइक्रो एम्पियर्स में, इसकी वैल्यू क्या रहती है, बहुत ही छोटी। लेकिन क्या हुआ, अब जब हम कहां पहुंच गए, जब हम पहुंच गए VZ वोल्टेज के ऊपर, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज़ीनर वोल्टेज बोल रहे हैं। इस ज़ीनर वोल्टेज पे क्या होता है, आपके जो डिप्लीशन लेयर है उसका ब्रेकडाउन, और बिल्कुल यही सेम ब्रेकडाउन कहां हुआ था, ये पीएन जंक्शन डायोड में भी हुआ था, लेकिन वो इरिवर्सिबल था। ज़ीनर डायोड में ये जो आपका ब्रेकडाउन है ये कैसा है, रिवर्सिबल है। मतलब मैं ज़ीनर वोल्टेज से ज्यादा जब वोल्टेज देता हूं तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और जब मैं ज़ीनर वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो ब्रेकडाउन वापस से, मतलब जो इनिशियल कंडीशन थी वो वापस से लौट के आ जाती है, मतलब डिप्लीशन लेयर दोबारा से फॉर्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो काम है वो कहां स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा काम स्टार्ट हो रहा है इसके बाद में, मतलब जो आपका ज़ीनर वोल्टेज है, ये जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखा हुआ है, इसके बाद में हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कि इसके बाद में क्या होगा। तो इसके बाद में आप देखेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, वोल्टेज की वैल्यू किस पे फिक्स्ड है, VZ पे फिक्स हो गई है ज़ीनर वोल्टेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है, अगर आप करंट की वैल्यू देखेंगे तो करंट की वैल्यू IZ मिनिमम से फ्लो करना स्टार्ट करी और कहां तक जा रही है, IZ मैक्स तक जा रही है। मतलब एक मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, जो क्या कर रहा है, वोल्टेज को चेंज नहीं होने दे रहा है, वोल्टेज को चेंज नहीं होने दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, VZ क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, VZ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये जो आपका I है, IZ क्या हुआ, इसकी दो वैल्यूज है IZ की, I मिनिमम से लेके I
मैक्स, ठीक है। जो आपके करंट की वैल्यू है क्या होती है, आई मिनिमम से आई मैक्स के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। आप जितना वोल्टेज उस पर अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन वोल्टेज जो वोल्टेज का कहने का मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है आपके जीरो डायोड का, वो पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होगा। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी उस जगह के ऊपर। अब अपन बात करते हैं एक रिलेशनशिप, हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ा है, V is equal to IR। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे I जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है किसके बीच में, I मिनिमम से I मैक्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, there is a dynamic resistance inside Zener diode after breakdown। ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसा रेजिस्टेंस हो जाता है, डायनामिक, ठीक है। डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट के साथ में सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप में कोई भी चेंज नहीं होगा। और रिलेशनशिप कैसा होगा, अगर मैं बात करूं करंट कितना है मिनिमम है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं करंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम होगा। तो रेजिस्टेंस और करंट आपस में वैल्यूज चेंज करते हैं, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन बात हम करते हैं किस चीज की, कि क्या हम इसके ऊपर में कितना भी वोल्टेज दे सकते हैं। अगर हम मान लो इसको 1000 वोल्ट्स दे दें तो क्या ये तब भी काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ रेंज। तो अब अगली कंडीशन किस क्या आती है, रेंज ऑफ Vz। तो अगर हम रेंज ऑफ Vz की बात करें, अगर हम रेंज ऑफ Vz की बात करें तो रेंज ऑफ Vz होती है 3 वोल्ट्स टू 200 वोल्ट्स। मतलब मार्केट में अगर आप जीरो डायोड लेने जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर रेटिंग का जीरो डायोड लेना पड़ेगा कि भाई उसकी रेटिंग कितनी, मुझे कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए। तो आपको जो अवेलेबल जीरो डायोड मार्केट में मिलेंगे, वो जो अवेलेबल जीरो डायोड हैं वो कहां से, किस वैल्यू के मिलेंगे आपको, 3 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट। मतलब ये जो रेंज है, ये रेंज किसका है, अप्लाइड वोल्टेज का नहीं है, ये जो रेंज है ये किसका है, Vz का। कि ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पे होगा, अगर 3 वोल्ट का है तो 3 वोल्ट पे हो जाएगा, 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट पे हो जाएगा, अगर 200 वोल्ट का है तो 200 वोल्ट पे हो जाएगा। सो देयर आर many or variety of Zener diodes available in the market in the range of 3 volts to 200 volts। ठीक है, एक चीज और क्लियर हो गई कि इस Zener diode की क्या है, एक रेंज भी है, इस रेंज के अंदर हमको काम करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वोल्टेज रेगुलेशन। अभी वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, तो वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन कुछ और होती है। लेकिन ये क्या है, ये Zener डायोड है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेशन से एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेशन से ये बोलना चाह रहे हैं कि सपोज करो मैंने क्या किया, अच्छा अभी मैंने आपको Zener डायोड का सिंबल नहीं दिखाया। Zener डायोड का जो सिंबल है वो बिल्कुल किसके जैसा है, बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा है। इस तरफ क्या है आपका एनोड और इस तरफ क्या है आपका कैथोड। बस डिफरेंस क्या है, वहां पे अकेला यहाँ पे एक सीधा डंडा था, तो यहाँ पर सीधे की जगह पे एक Z टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ताकि आपको ये मालूम चले कि ये क्या है, Zener डायोड है, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सिंबल का यूज करता हूँ, इस सिंबल का यूज करके मैं क्या करता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ छोटा सा। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक Zener डायोड लिया और इसके पहले मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। किसके पहले रेजिस्टेंस लगा दिया, Zener डायोड के पहले मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। अब इस Vz की वैल्यू मान लो कितनी है, 10 वोल्ट्स। अगर Vz की वैल्यू 10 वोल्ट है तो आप ये ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस जो है ये Zener डायोड के साथ में पैरेलल कंडीशन में लगा हुआ है। तो इसके ऊपर भी जो Vr है, इस Vr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 वोल्ट्स। आप यहां पे एक सोर्स ले लीजिए, ठीक है। सपोज करो मैंने सोर्स जो है, मेरा सोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट्स।
लेकिन जो हमारा जीनर डायोड है उसका ब्रेकडाउन कितने पर हो गया, उसका ब्रेकडाउन तो 10 वोल्ट्स पे हो गया, क्योंकि उसकी हमने जो जीनर जो वैल्यू है वो कितनी है 10 वोल्ट्स। तो इसके पैरेलल में जितनी भी चीजें आप लगाते चले जाएंगे उन सब के ऊपर में क्या मेंटेन रहेगा, उन सब के ऊपर में 10 वोल्ट्स मेंटेन रहेगा। वो 10 वोल्ट्स की वैल्यू क्या नहीं होगी, 10 वोल्ट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आपको ये याद रखना है इस ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जीनर डायोड के पैरेलल में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट चीज। अब हम बात करते हैं इसकी अब हमारी जो जीनर डायोड के अंदर में लास्ट चीज है, वो लास्ट चीज क्या है हमारी एप्लीकेशन। तो जीनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है, तो अगर मैं जीनर डायोड के एप्लीकेशन की बात करूं तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो आपका यही हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेट करने के काम में आ रहा है। आप इसके पैरेलल में जितनी चाहे उतनी डिवाइसेस लगा दीजिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी जो Vz की वैल्यू है। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्शन सर्किट। अब सपोज करो, अभी मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड हुआ, आपका ट्रांजिस्टर हुआ, मॉसफेट हुआ। तो इनमें मान लो रिवर्स बायस कंडीशन में वोल्टेज हम बोल रहे हैं कि 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अगर मैंने कोई एसी सोर्स लगा दिया तो वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में फ्लो करेगा। तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में उसके वोल्टेज को रोकूं कैसे, तो मैं क्या करूंगा उसके पैरेलल में क्या लगा दूंगा एक जीनर डायोड लगा दूंगा। जीनर डायोड लगाने से क्या होगा, अब मान लो उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 10 वोल्ट है, और जो मेरा जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 8 वोल्ट है। तो वो कभी भी जीनर डायोड जो है कभी भी उसके ऊपर में रिवर्स बायस कंडीशन में 8 वोल्ट से ज्यादा फ्लो नहीं होने देगा, अप्लाई नहीं होने देगा। ठीक है, तो दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या हो गया आपका प्रोटेक्शन सर्किट्स। ठीक है, तीसरा क्या हो गया आपका तीसरा हो गया आपका पावर सप्लाईज। तो जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास पावर सप्लाई आजकल आपने देखा होगा, जैसे आपका कंप्यूटर चलता है वो किससे चलता है, एसएमपीएस से चलता है। एसएमपीएस आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आगे आपके सिलेबस में आएगा एसएमपीएस, जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग लाइट नहीं होने पे भी आपके सिस्टम को क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता रहता है, वोल्टेज उसको मिलता रहता है। तो वो एडवांस चीज है, लेकिन उसमें कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड का यूज वहां पे भी होता है, किसमें यूज होता है, पावर सप्लाईज में यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपके जीनर डायोड में, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको ये जो जीनर डायोड है इस जीनर डायोड का कांसेप्ट कुछ अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो। तो आपका न्यूमेरिकल आपके सामने है, आपके न्यूमेरिकल में वो आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है वो फॉर द सर्किट शोन, वो क्या बोल रहा है, for the circuit shown find output voltage, voltage drop of RS, current through zener diode। ये आपसे बोल रहा है, और आपका जो सर्किट है वो क्या है, सर्किट आपका यहाँ पे बना हुआ है इस जगह के ऊपर में। आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि इस सर्किट में क्या है, आपके पास में एक सोर्स है, उस सोर्स की वैल्यू कितनी है, उस सोर्स की वैल्यू है 120 वोल्ट्स। इस सोर्स के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, RS रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 किलो ओम्स। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक जीनर डायोड लगा हुआ है, और जो ये जीनर डायोड है ये कितने को, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 50 वोल्ट्स, मतलब जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है 50 वोल्ट्स का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका नाम क्या है RL। ठीक, RL की वैल्यू कितनी है, RL की वैल्यू है 10 किलो ओम्स। ठीक, सबसे पहले वो ये पूछ रहा है आपसे फर्स्ट पॉइंट में कि आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ पर है, ये जो VL है, ये VL ही क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो मैंने जब आपको अभी स्टडी करवाई, आपको पढ़ाया जीनर डायोड, तो मैंने आपसे क्या बोला, जीनर डायोड के पैरेलल में जितनी भी चीजें लगी रहती हैं उनके ऊपर में वही वोल्टेज होगा जो वोल्टेज किसमें होगा, जीनर डायोड में होगा। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, किसकी, आउटपुट वोल्टेज की। तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vz।
तो आपकी Vz की वैल्यू कितनी है? आपकी Vz की वैल्यू है 50 वोल्ट्स। तो आपकी Vz की वैल्यू कितनी हो गई? 50 वोल्ट्स हो गई। तो आपका जो सबसे पहला आंसर था, आपको आपका सबसे पहला आंसर मिल गया। आपका सबसे पहला आंसर क्या है? आउटपुट वोल्टेज। तो इस आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई? 50 वोल्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? वो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आरएस। ठीक, क्या बोल रहा है? मतलब ये जो आपका आरएस रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस आरएस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, ये आपको निकालना है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो आरएस है, ये दो चीजों के बीच में लगा हुआ है। किस किस के बीच में लगा हुआ है? जो आपका सोर्स है और जो आपका जीरो डायोड है, इसके बीच में। तो जो आपका सोर्स है, आपके सोर्स 120 वोल्ट में से 50 वोल्ट तो किसने ड्रॉप कर लिया? इस 120 में से 50 वोल्ट तो किसने ले लिया? जीरो डायोड ने ले लिया। तो बचा कितना? जो रिमेनिंग वोल्टेज है, वो रिमेनिंग वोल्टेज कहां चला जाएगा? इस आरएस के ऊपर में चला जाएगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी? वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आरएस, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आरएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V सोर्स माइनस VZ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? V सोर्स कितना हमारे पास में? 120 वोल्ट्स। आपका जीरो वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट्स। तो माइनस कितना हो गया? 50 वोल्ट्स। तो आपके पास में रिमेनिंग जो आंसर आया वो कितना आया? 70 वोल्ट्स। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया? 70 वोल्ट्स का आंसर आ गया आपके पास। ठीक, तो आपका दूसरा जो पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट भी आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70 वोल्ट्स। ठीक, अब हम इसके ऊपर आते हैं, हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? हमारा तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि करंट थ्रू जीनर डायोड। अब हमें करंट निकालना है, क्योंकि ये जो पूरा सर्किट बना हुआ है, इस पूरे सर्किट में हमको कहीं भी क्या दिखाई नहीं दे रहा है? इस पूरे सर्किट में हमको कहीं भी करंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम कुछ चीजें हमको अज्यूम करनी पड़ेगी। कैसे अज्यूम करनी पड़ेगी? जैसे ये सोर्स है यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? IS। ठीक है, जो सोर्स है आपका, सोर्स में से करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? IS। अब ये करंट इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट का मैंने एक नाम दे दिया, इसका नाम क्या रख दिया मैंने? A पॉइंट। ठीक है, इस A पॉइंट पे आके ये जो करंट है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक ये क्या हो गया आपका? IZ। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका? RL। तो ये करंट कितना हो गया? IL। ठीक, तो आपका जो IS करंट था, ये IS करंट इस पॉइंट पे पहुंच के दो पोर्शंस में डिवाइड हुआ। पहला क्या है आपका? IZ और दूसरा क्या है आपका? IL। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में जो आपका थर्ड पॉइंट है, वो आपको थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? निकालने को बोल रहा है कि करंट थ्रू जीरो डायोड। मतलब वो क्या निकालने को बोल रहा है आपको? IZ की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला करंट मालूम चल जाए, मतलब IS मालूम चल जाए, और दूसरा करंट कौन सा मेरा? IL करंट है। अगर मुझे ये करंट मालूम चल जाए, तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा? बीच का IZ फाइंड आउट कर लूंगा। क्योंकि अगर मैं क्या करता हूं, ये जो A पॉइंट पे क्या लगा देता हूं? A पॉइंट पे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देता हूं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड एनालिसिस। तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देता हूं, तो किरचॉफ करंट लॉ से मुझे क्या मिलता है? IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। तो मैं इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट कर लूंगा? इस इक्वेशन से मैं IZ की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। मतलब मैं अगर सीधे सीधे लिखूं, तो यहाँ पे इस IZ की वैल्यू क्या है? इस IZ की वैल्यू है IS माइनस IL। तो अब अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ, IS और IL की वैल्यू निकालता हूँ मैं किससे? जो वैल्यूज मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो IS की वैल्यू क्या है? VS अपॉन RS, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो VS की वैल्यू कितनी है? ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, VS की वैल्यू कितनी है? वोल्टेज ड्रॉप ऑफ RS हमने कितना निकाला? 70 वोल्ट्स निकाला। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय ये जो RS है, इस RS की वैल्यू कितनी है? 5 किलो ओम्स। तो ये कितना हो गया? 5 किलो ओम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 14 मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया। क्या? IS की वैल्यू कितनी हो गई? 14 मिली एम्पियर्स। तो मैं क्या करता हूँ? इसको मिटा लेता हूँ।
और मिटा के ये जो IS लिखा हुआ है, इस IS की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 14 मिली एम्पियर्स माइनस एक और चीज बाकी है, वो बाकी क्या है, अगर ये IL की वैल्यू क्या है, IL क्या होगा, IL इज इक्वल टू VL अपॉन RL। तो हमारे BL की वैल्यू कितनी है, BL की वैल्यू कितनी है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट्स। कितना हो गया, 50 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय RL। तो इस RL की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं 10 किलो ओम्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10 किलो ओम्स। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 10 5 50, मतलब 5 मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो अब मेरे पास में दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो मेरे IZ की वैल्यू कितनी हो गई, IZ की वैल्यू हो गई 14 मिली एम्पियर्स माइनस 5 मिली एम्पियर, मतलब 14 में से 5 गए, मेरे पास में क्या बचा, 9 मिली एम्पियर्स बचा मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो आपके तीनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए कि आउटपुट वोल्टेज क्या है 50 वोल्ट्स, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ RS कितना है 70 वोल्ट्स, और करंट थ्रू जीरो डायोड कितना है मेरा 9 मिली एम्पियर्स। मतलब ये जो जीरो डायोड है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 9 मिली एम्पियर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ जीरो डायोड करंट। ये सर्किट है आपके सामने यहाँ पे बना हुआ, जिसमें कि क्या है, एक वेरिएबल सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 80 वोल्ट्स टू 120 वोल्ट्स, साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 किलो ओम्स का, एक जीरो डायोड लगा हुआ है 50 वोल्ट्स का, और उसके अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 किलो ओम्स। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि जो आपका जीरो डायोड है इसके Imax की और Iminimum की वैल्यू क्या है। अब आप याद करिए इस चीज को, जीरो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को। मैंने आपको वहां पे दो चीजें दिखाई थी कि जीरो डायोड का जो करंट है दो पॉइंट्स के बीच में क्या करता है, वेरी करता है, Imax के बीच में और Iminimum के बीच में। तो वही दोनों आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, Imax एंड Iminimum, ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ये जो आपको सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट के थ्रू। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी देखा कि अगर जीरो डायोड पे वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट्स, तो इसका मतलब ये जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी कितना होगा 50 वोल्ट्स होगा। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कुछ कंसेप्ट लेते हैं। कंसेप्ट मतलब कैसा लेते हैं, जिस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे क्या होगा, इसका करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि इसका वोल्टेज तो कांस्टेंट है। ठीक है, और जिस टाइम पे इसकी वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी तो यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये वाला वोल्टेज तो बीच में फिक्स है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं जिसमें कि VS की वैल्यू हम लोग क्या चूज कर लेते हैं 120 वोल्ट्स। तो अगर मैं VS की वैल्यू चूज करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कितनी लेता हूँ 120 वोल्ट्स, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या निकालता हूँ, IS की वैल्यू निकालता हूँ। इस IS की वैल्यू कितनी है, तो IS कितना हो जाएगा, IS इक्वल टू VS max माइनस VL अपॉन RS। जो वोल्टेज यहाँ पर है माइनस जो वोल्टेज यहाँ पर है डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस, तो मुझको क्या मिल जाएगा, मुझे करंट मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, VS कितना लिया मैंने 120, इसकी वैल्यू कितनी है VL की 50 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस RS की कितनी है 5 किलो ओम। तो 120 में से 50 के बचे 70 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कितना आ गया 14 मिली एम्पियर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 14 मिली एम्पियर्स हो गई इसकी वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग आपके उसकी वैल्यू कितनी होगी, करस्पॉन्डिंग आपके किस जीरो करंट की वैल्यू कितनी होगी, पहले हम यहाँ पे करंट देख लेते हैं। ये 50 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 50 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना 10 किलो ओम का, मतलब यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 मिली एम्पियर का फ्लो कर रहा है। जो यहाँ पे करंट है IS, इस IS की वैल्यू कितनी है 14 मिली एम्पियर। इन दोनों का डिफरेंस कहाँ फ्लो करेगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ फ्लो करेगा। तो 14 में से 5 गए, आपके पास में क्या बचा, IZ max की वैल्यू कितनी हो गई 14 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 9 मिली एम्पियर। ठीक है, ये पहला केस आ गया था आपका Imax आ गया है। अब हमें सेकंड केस में क्या ढूंढना है, अब हमें सेकंड केस में ढूंढना है किसकी वैल्यू, Iminimum की वैल्यू ढूंढना है हमको यहाँ पे।
तो आई मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केस 2 लेना पड़ेगा। केस 2 में वैल्यू क्या होगी, केस 2 में आपकी वैल्यू होगी, हमें क्या करना पड़ेगा, बीएस को कितना लेना पड़ेगा, बीएस को लेना पड़ेगा हमें 80 वोल्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईएस की वैल्यू ढूंढते हैं। आईएस की वैल्यू क्या है, आईएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीएस मिनिमम माइनस वीएल अपॉन आरएस। तो वीएस मिनिमम कितना हो गया आपका 80 वोल्ट्स माइनस वीएल की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय आरएस की वैल्यू कितनी है 5K। तो 80 में से 50 गए, बचे 30 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 मिली एम्पियर। आपके आईएस की वैल्यू कितनी हो गई 6 मिली एम्पियर। तो ये जो यहाँ पे मैंने 14 था, इस 14 की जगह पे यहाँ पर क्या हो गया 6 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, अब ये करंट तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो 5 मिली एम्पियर ही है, तो मेरा करस्पॉन्डिंग ये जो IZ है इसकी वैल्यू कितनी होगी, IZ मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 5, 6 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में केस 1 और केस 2 मुझको क्या मिला, केस 1 और केस 2 को सॉल्व करने के बाद में मुझे I max की वैल्यू कितनी मिली, I max की वैल्यू कितनी मिली मुझे 9 मिली एम्पियर्स, और I minimum की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, I minimum की वैल्यू मुझे मिली 1 मिली एम्पियर्स। तो आपका जो ये जीरो डायोड है, ये जीरो डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज कितना 50 वोल्ट्स क्या करता है अपने अंदर ड्रॉप करता है, और करंट कहां से कहां तक देता है 9 मिली एम्पियर्स टू 1 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट कहां से कहां तक वेरी करेगा 1 मिली एम्पियर से लेके 9 मिली एम्पियर तक, और वोल्टेज किसके कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा 50 वोल्ट्स के ऊपर में। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है, आपके जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन शो कर रही है। ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या हो रहा है, आपका जीनर डायोड खत्म होता है। आपको अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप और न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैरेक्टर डायोड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड के बेटा बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वेरिकैप के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग वैरेक्टर डायोड के नाम से जानते हैं। तो जिस टाइम पे मैं आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि इसके जंक्शन पर या फिर जो इसका डिप्लीशन रीजन है वो कुछ कैपेसिटेंस भी ऑफर करता है। ठीक है, वो क्या करता है, कुछ कैपेसिटेंस भी ऑफर करता है। तो ये जो स्टडी है, ये स्टडी उस कैपेसिटेंस को लेकर ही है। ठीक है, तो सीधी सीधी चीज, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, इन सारी चीजों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज करंट की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, आपका कैपेसिटेंस की स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया यहाँ पर इस जगह के ऊपर में। ठीक है, ये उसका P साइड था, ये उसका N साइड था, और ये बीच में क्या है, इसकी डिप्लीशन लेयर है। इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी है W। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये जो डिप्लीशन लेयर है किसकी तरह बिहेव करती है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। और ये जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको उस टाइम बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C = एप्सिलॉन A अपॉन W। तो ये जो A क्या शो कर रहा है, A शो कर रहा है एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स। W क्या शो कर रहा है, W शो कर रहा है यहाँ पे आपका विड्थ ऑफ द मींस विड्थ या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस मटेरियल की परमिटिविटी कितनी है उस जगह के ऊपर में। ठीक है, तो हम आते हैं, अब हमारे पास में दो केस थे। पहला केस क्या था आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और दूसरा केस क्या था आपका रिवर्स बायस कंडीशन। तो जो आपका जंक्शन कैपेसिटेंस है वो दोनों केसेस में अप्लाई होता है, चाहे वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो, चाहे वो कौन सी कंडीशन हो, आपकी रिवर्स बायस कंडीशन हो। लेकिन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारे पास में एक प्रॉब्लम है। फॉरवर्ड कंडीशन में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस डायोड के ऊपर में पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, तो जैसे जैसे मैं उस वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने किसका लिया है, सिलिकॉन का लिया है। ठीक है, अगर ये सिलिकॉन का है, उसका जो पोटेंशियल बैरियर है, इसका पोटेंशियल बैरियर कितना होगा, 0.7 वोल्ट्स का होगा।
0.7 वोल्ट्स जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ये जो आपका डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये यहाँ से बीच में से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब तक कि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब तक क्या है, इसमें कैपेसिटेंस है, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ वैसे ही कैपेसिटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए अगर हमको कभी भी डायोड के थ्रू कैपेसिटेंस चाहिए तो हम उसको कभी भी किसमें यूज नहीं करते, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज नहीं करते। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन का कैपेसिटेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, और ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है ये इनिशियली अप्लाइड वोल्टेज के साथ में बढ़ता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W नीचे लिखा हुआ है, और मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर में तो उसके डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू होती है। मतलब ये जो W है ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा, और 0.7 वोल्ट्स के बाद में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक होगा। तो जब ये सिकुड़ेगा, मतलब जो W है, जब W की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका C है, C की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब अगर आपका C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि एग्जिस्ट कब तक करेगा, जब तक कि ये डिप्लीशन लेयर बीच में है। जैसे ही आपका डिप्लीशन लेयर टूटा, ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, ये किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें परमानेंटली इसको यूज करना है एज ए कैपेसिटेंस, तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें किसमें यूज करना है, इसको हमें हमेशा यूज करना है किसमें, रिवर्स बायस कंडीशन में। ठीक, अब रिवर्स बायस कंडीशन की प्रॉपर्टीज क्या है, जब मैं इसके ऊपर रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तो मैंने आपको बताया था रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करने में डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है इनिशियली कांस्टेंट रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर इनिशियली कांस्टेंट है, अगर ये क्या है, W यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस C की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब W की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये C की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी यहाँ पे इस जगह के ऊपर में। तो मुझे क्या करता है, फिर भी एक नियर अबाउट कैपेसिटेंस मुझे मिलता है लोएस्ट वैल्यू से लेकर हाईएस्ट वैल्यू के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, किसके बीच में, अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल और किसके बीच में, जो हमारा कैपेसिटेंस है। सबसे पहली चीज, ये जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यूज किसमें होगी, इसकी वैल्यूज होगी पिकोफैराड्स में, मतलब 10⁻⁻12 के फैक्टर में। ठीक है, इसकी वैल्यू किसमें रहेगी, पिको में रहेगी। ये जो वोल्टेज है ये किसमें रहेगा, वोल्ट्स में रहेगा। तो सपोज करो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर कितना अप्लाई करा, -4 वोल्ट्स अप्लाई करा। जब मैं -4 वोल्ट्स अप्लाई करता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझको क्या मिल रहा है, -60 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस मिलता है। तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर दिया इस जगह के ऊपर में। अब उसके बाद में मैंने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाया, मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज करा। पोटेंशियल कितना कर दिया मैंने, -8 वोल्ट्स कर दिया। -8 वोल्ट्स करने पे पोटेंशियल मुझको जो कैपेसिटेंस मिलता है उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, -40 वोल्ट्स मिलती है, -40 पिकोफैराड मिलती है। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस क्या हुआ, पहले से डिक्रीज हुआ। कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन ले रही है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फर्दर पोटेंशियल को और इंक्रीज कर, कितना कर दिया मैंने, 12 वोल्ट्स कर दिया। तो जब मैंने इसको 12 वोल्ट्स करा तो यहाँ पे मुझे जो कैपेसिटेंस मिला वो कितना मिला, -20 मिला। तो इसका मतलब ये और डिक्रीज हो गया, मतलब जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी ये क्या हो गई, और इंक्रीज हो गई। और फाइनली जब मैंने इसको 16 वोल्ट दिया, 16 वोल्ट्स, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, -10 पिकोफैराड। ठीक, तो अब क्या हो चुका है, मैं लिमिट पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि मगर इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मुझे ब्रेकडाउन नहीं करना है, मुझे ब्रेकडाउन के अंदर ही रहना है। तो मैंने क्या किया, इनके दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया, और ये ग्राफ मुझे क्या शो कर रहा है, ये मुझे ग्राफ शो कर रहा है चेंज इन कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, अप्लाइड वोल्टेज और चेंज इन कैपेसिटेंस के बीच में। तो ये जो चीज है, ये जो आपका डायोड है, इस डायोड को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज करते हैं इनको। ट्यूनिंग सर्किट आपका सिलेबस में बाद में आएगा, ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है, इसको कहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, जो आपके FM ट्रांसमीटर या फिर आपके FM रिसीवर होते हैं, आप लोग रेडियो सुनते हैं सभी लोग, वहां पर जो ट्यूनिंग होती है वो ऑटोमेटिक ट्यूनिंग होती है। अप्लाइड वोल्टेज के साथ में आपका सिग्नल चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग मूवी स्टेशन चेंज करते हैं ना, अभी आप लोग रेड FM सुनते हैं, उसके बाद बिग FM सुनते हैं, रेडियो मिर्ची सुनते हैं, तो आप तो एक बटन दबाते हैं, लेकिन बटन दबाने के बाद में वो चैनल चेंज कैसे हो जाता है, तो चैनल चेंज ऐसे होता है जैसे आप बटन प्रेस करते हैं, एक्चुअली एक नया वोल्टेज जाता है, वहां पे वोल्टेज चेंज होने की वजह से कैपेसिटेंस चेंज होता है। और आपको मालूम है कि कैपेसिटेंस की वजह से क्या होगा, अगर मैं किसकी बात करूं, रेजोनेंस कंडीशन की बात करूं, तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, F = 1/2 पाई
अंडर रूट LC, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो इस C की जगह पे मैं क्या करूंगा, इस C की जगह पे मैं एक वैरेक्टर डायोड लगा दूंगा, कैपेसिटर की जगह पे मैं क्या करूंगा, एक वैरेक्टर डायोड लगा दूंगा। अब ये जो वैरेक्टर डायोड है अगर ये लगाए तो यहाँ पे C की जगह पे क्या आ जाएगा, CT आ जाएगा, और जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके करस्पॉन्डिंग ये CT चेंज होगा। अगर ये CT चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो ये वैरेक्टर डायोड जो है ये किसमें यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन सर्किट्स में इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक है। आपके दोनों टॉपिक्स, आपका ज़ीनर डायोड और आपका वैरेक्टर डायोड, यहीं पे खत्म होता है। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ के इसको क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।